हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसमें वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनकी जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस तो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा नया चैप्टर शुरू होगा वो होगा महाजनपद। तो यहाँ पे हम जो है बचे हुए क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है क्वेश्चन होने वाले हैं उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड ज़्यादातर, और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो भी हम इसमें आज डिस्कस करेंगे जिससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उसको एज इट इज़ नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और यहाँ पे हमने जो है 5 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं वीडियो में। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन में ही आपको जो है पूरा उत्तर वैदिक काल का रिवीजन आराम से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जो है वैदिक सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब कुछ कथन हमारे पास दिए गए हैं तो हमें ये बताना है कि उत्तर वैदिक काल में से इनसे कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारे पास है लोहे की खोज, राजा का पद वंशानुगत, गोत्र की शुरुआत, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वो कैसे, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल जो था वो हमारा था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो गई थी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। और इस लोहे की खोज ने जो है वो संपूर्ण मतलब जो प्रशासन था, जो अर्थव्यवस्था थी, जो सभ्यता थी, उसमें एक बहुत ही बड़ी बदलाव का, परिवर्तन का जो है वो रोल अदा किया था। दूसरी बात, राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले जो था वो राजा जो है वो चुना जाता था। जो लोग मतलब इकट्ठे होकर रहते थे उनमें से किसी को चुन लिया जाता था राजा। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये पद जो है ये राजा का ये है वंशानुगत हो गया था। और यहीं से जो है वो जो राजशाही व्यवस्था या जिसको राजतंत्र की शुरुआत बोली जाती है वो माना जाता है। तो यहाँ पे राजा का पद जो था वो वंशानुगत हो गया था। गोत्र की शुरुआत, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो है आपको यूपीएससी में पूछा गया है कि गोत्र की शुरुआत जो है वो कब से मानी जाती है। तो गोत्र की शुरुआत का मतलब ये होता है कि जिस जाति में आप पैदा होते हैं उसी जाति से आप जीवन भर जुड़े रहते हैं, आपके बच्चे भी उसी से जुड़े रहते हैं, उसी जाति से जुड़े रहते हैं। तो ये गोत्र की शुरुआत थी। इसका मतलब ये होता है कि जिस वर्ण विशेष में आप पैदा होते हैं तो उसी वर्ण विशेष से जुड़े होते हैं। तो गोत्र और वर्ण विशेष की जो शुरुआत थी वो उत्तर वैदिक काल से हुई थी। जबकि पूर्व वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई वर्ण व्यवस्था की मतलब गोत्र की व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन वो जो थी वो व्यवसाय के आधार पर थी, यहाँ पे जन्म के आधार पे नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई थी। तो ये जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था या गोत्र की शुरुआत जो है वो कब से हो गई थी, या वर्ण व्यवस्था जो है कब जन्म आधारित हो गई थी। तो ये उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते 4 आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आप अगर आपको इनकी जो है डेट यानी कि वर्ष जो है याद करने में अगर दिक्कत होती है तो आप याद कर सकते हैं। जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, उसकी जो अवधि मानी जाती है वो 0 से 25 मानी जाती है। दूसरा जो है वो है गृहस्थ जीवन, उसकी जो अवधि मानी जाती है वो 25 से 50 मानी जाती है। तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ, उसकी जो अवधि मानी जाती है वो 50 से 75 मानी जाती है। और चौथा है संन्यास।
जिसकी अवधि जो है 75 से 100 वर्ष मानी जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य जो जीवन होता है उसमें शिक्षा से संबंधित है, गृहस्थ में आपको पता है कि पारिवारिक जीवन से संबंधित है। तो इसी तरीके से वानप्रस्थ में जो है वो संन्यास मतलब एकांत, मतलब जो उसने शिक्षा ली है उसको जो है वो प्रचार प्रसार करेगा, और संन्यास में वो एकांतवास करेगा। इस तरीके से जो आश्रम बने हुए थे उनकी शुरुआत भी जो कब हुई थी, वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था। देखिए, पूर्व वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था, ठीक है। तो आपसे अगर अलग अलग पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में, और क्वेश्चन हमेशा अलग अलग से ही पूछे जाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल आते आते जो लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो बन गया था कृषि। लेकिन अगर पूर्व वैदिक काल की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख जो व्यवसाय था वो हमने डिस्कस किया था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन से थे। देखिए, हमने पूर्व वैदिक काल के देवताओं के बारे में जो है डिस्कस किया था कि वहाँ पे कैसे 3 प्रकार के देवता थे, अंतरिक्ष के, पृथ्वी के और आकाश के। और सबसे जो शक्तिशाली देवता था उसको इंद्र को माना गया है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे हमने उत्तर वैदिक काल में याद रखना है कि जो प्रमुख देवता था वो कौन से देवता को माना गया था, तो वो था प्रजापति को, और इसको कहते हैं सृजन के देवता। ये चीज़ें याद रखेंगे हम कि उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता किसको माना गया, प्रजापति को, और इसको सृजन का देवता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कौन से यज्ञ का वर्णन है। तो देखिए, यहाँ पे यज्ञ की शुरुआत जो है वो वैदिक काल से ही मानी जाती है, यज्ञ की शुरुआत। और यहाँ पे अगर हम जो है बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो कौन से जो यज्ञ थे जिनका वर्णन हमें मिलता है, तो वो था इनमें से देख लेते हैं, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, या उपरोक्त सभी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे राजसूय यज्ञ का भी वर्णन मिलता है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का भी। तो आपने जो है पहले सिर्फ एक अश्वमेध यज्ञ सुन रखा होगा, लेकिन राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो राजसूय यज्ञ होता था वो होता था प्रतिष्ठा के लिए, जैसे जो राजा होता था वो प्रतिष्ठा हेतु जो है ये यज्ञ करवाता था, ठीक है। और उसके बाद में जो वाजपेयी यज्ञ होता था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था कि किसमें कितनी शक्ति है, इस बात का जो है वो प्रदर्शन किया जाता था इस यज्ञ के द्वारा। और ये क्लास नोट्स हैं वो आप बनाते चलेंगे। और अगर बात करें अश्वमेध यज्ञ की, तो ये राज्य के विस्तार के लिए था। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो राज्य का विस्तार था उससे संबंधित यज्ञ कौन सा था, तो वो था अश्वमेध यज्ञ। और इन सब में जो है वो कर्मकांड व बलियों की प्रथा जो है वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैदिक काल में वर्णों का बंटवारा व्यवसाय के आधार पर था। तो ये जो है हमारा पूर्व वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि कौन से काल में जो है वर्ण जो थे वो व्यवसाय के आधार पर थे, तो ये थे पूर्व वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो था वर्ण का बंटवारा जो था वो जन्म के आधार पर हो गया था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये जन्म के आधार पर हो गया था। तो यहाँ पे हमारा जो है 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जिनको हमें जान लेना है, और यहाँ पे इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बना के अगर हम याद करते हैं तो बहुत ही जो है वो लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको नोट कर लेना और इनको याद जरूर कर लेना। एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नदियाँ अभी वर्तमान में हैं उनके प्राचीन नाम क्या हैं, या प्राचीन, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्राचीन काल में इस नदी का ये नाम था, तो अभी आधुनिक काल में उस नदी का क्या नाम है। तो जैसे वित्सता है उसको झेलम कहते हैं, पुरुषनी, रावी। तो इस तरीके से पूरी जो लिस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। और जो इसमें से बहुत सारी जो नदियां हैं वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अगर आपने
जो है पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम दिए हैं उसमें, या फिर यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर जो है याद करेंगे, और जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और अच्छे से याद करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि यहाँ पे दर्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है उसके जो है प्रवर्तक हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल से जुड़ा हुआ है, न्याय दर्शन जो है गौतम से, योग दर्शन पतंजलि से, वैश्विक दर्शन जो है वो कनाद से, उत्तर मीमांसा वादरायण से, पूर्वी मीमांसा जैमिनी से। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन बनाने की बजाय जो है मैंने इसको एक में कंबाइन करके आपके लिए जो है बना दिया है, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाएँ और इसको नोट करके आप इसको याद कर पाएँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई, और यहाँ पे हमारी वैदिक सभ्यता का जो चैप्टर है उसके सभी ऑब्जेक्टिव जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको भी जो है इंक्लूड कर सकें अपनी वीडियो में, या फिर उसके बारे में भी जो है आप स्टूडेंट जो है आपस में जिनको पता लग सके। तो यहाँ पे हमारा वैदिक काल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारी टॉप 10 की सीरीज ही चलेगी, वो होगा टॉपिक महाजनपद। तो देखते रहिए, सभी जो है टॉपिक वो सीक्वेंस वाइज आने वाले हैं। यहाँ पे हमें कोई मतलब ये नहीं करना है कि हमें एक ही दिन में पूरी जो है हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री निपटा देनी है या मॉडर्न हिस्ट्री निपटा देनी है। हमें धीरे धीरे करके अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं और उनको जो है अच्छे से तैयार करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे हेल्दी, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।